आज हम ये समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, द वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। बट वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन को समझने से पहले तुम्हें ब्लॉकचेन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही तुम वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम उन बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लेजर का मतलब क्या होता है। एक दुकान के अंदर जब अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग चीज़ें लेते हैं, खरीदते हैं, तो उन कस्टमर्स के बीच में और उस शॉपकीपर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो शॉपकीपर उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को उसके डायरी के अंदर नोट करता है। वो लिखता है कि आज एक्स पर्सन ने इतने बजे एक्स रुपीज़ का ये खरीदा। ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस वो उसके डायरी के अंदर नोट करता जाता है, राइट। अब जैसे वो शॉपकीपर अलग अलग ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए उस डायरी का इस्तेमाल करता है, इन द सेम वे ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब जो लेजर होता है उसकी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर जो भी डेटा आता है या उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, बेसिकली स्टोर होने के बाद वो डेटा चेंज, मॉडिफाइड, डिलीट, अल्टर नहीं किया जा सकता। ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ये जो लेजर होता है वो एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। अब ब्लॉक के अंदर बस लेजर नहीं होता, या ब्लॉक के अंदर बस लेजर्स नहीं होते। ब्लॉक के अंदर उसके अलावा भी कुछ और डेटा होता है। क्या डेटा होता है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। बट बेसिकली ब्लॉक के अंदर होते हैं अलग अलग लेजर्स, ओके। और हर ब्लॉक की एक कैपेसिटी होती है। अब इमेजिन करो कि एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग लेजर्स स्टोर होते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी उस ब्लॉक की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। जब उस ब्लॉक की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, वो ब्लॉक बन जाएगा एक कंप्लीट ब्लॉक। अब वो ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद एक नया ब्लॉक जनरेट होगा बाकी के लेजर्स के लिए या आने वाले लेजर्स के लिए। अब उस ब्लॉक की भी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, तो अभी उस ब्लॉक के अंदर भी लेजर्स स्टोर होना चालू हो जाएंगे। फिर वो ब्लॉक भी कभी ना कभी कंप्लीट होगा, फिर अलग एक अगला ब्लॉक जनरेट होगा, उस ब्लॉक के अंदर भी लेजर्स भरते जाएंगे, वो ब्लॉक भी कभी कंप्लीट होगा। ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स जनरेट होते जाएंगे, उनके अंदर अलग अलग लेजर्स स्टोर होते जाएंगे, एंड जो एक ब्लॉक होता है वो अपने प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है। और ऐसे करके एक ब्लॉकचेन बनता है। ठीक है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन ये होता है। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ब्लॉकचेन होता है उस ब्लॉकचेन की होती है बहुत सारी कॉपीज़, और एक नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं, सारे के सारे नोड्स के पास उस ब्लॉकचेन की सेम कॉपी होगी। मतलब अगर सपोज MC स्टैन के पास एक ब्लॉकचेन का कॉपी है, सेम ब्लॉकचेन का कॉपी विजय माल्या के पास भी होगा, सेम ब्लॉकचेन का कॉपी मिस्टर सदगुरु के पास भी होगा, सेम ब्लॉकचेन का कॉपी सलमान खान के पास भी होगा, सेम ब्लॉकचेन का कॉपी अनुष्का के पास भी होगा, सेम ब्लॉकचेन का कॉपी गणेश के पास होगा, सेम ब्लॉकचेन का कॉपी लोगन के पास और ओजस के पास होगा। ठीक है। सबके पास सेम ब्लॉकचेन का कॉपी होगा। ओके। ये तुम्हें बेसिक्स में समझने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन के अंदर जब दो लोग एक दूसरे के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उन दोनों का एक ही नेटवर्क में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर ओजस है, यानी कि बेसिकली मैं, और ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अनुष्का है। अब मुझे यानी कि ओजस को बेसिकली अनुष्का के साथ एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है, और इस चीज़ को समझने के प्रोसेस में तुम ये समझ जाओगे कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, द वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी को भी ये नहीं पता चलता कि जो भी ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं उन लोगों का नाम क्या है। नाम की जगह पे पब्लिक की होती है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम अनोनिमस रहते हो, तुम्हारी अनोनिमिटी मेंटेन्ड रहती है, किसी को भी नहीं पता चलता कि तुम रियल में कौन हो, तुम्हारा नाम किसी को भी नहीं पता चलता। तो अभी मान लेते हैं कि ओजस को अनुष्का के साथ 3550 का ट्रांजैक्शन करना है। मतलब बेसिकली ओजस को अनुष्का को 3550 देने हैं। ठीक है। अब ऐसे केस में जिस भी नोड को ट्रांजैक्शन करना है, विच इज ओजस इन दिस केस, तो जो भी ट्रांजैक्शन करने वाला नोड है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले उस नोड की तरफ से बाकी जितने भी नोड्स हैं नेटवर्क के अंदर, सारे के सारे नोड्स को ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है। अब जब ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट का मैसेज सारे के सारे लोगों को मिलता है, सारे के सारे नोड्स को मिलता है,
ये सारे के सारे नोड्स उस ट्रांजैक्शन मैसेज को वैलिडेट करता है। अब ट्रांजैक्शन के मैसेज को वैलिडेट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ओजस को अनुष्का को 3550 देने हैं तो उसके लिए ओजस के पास 3550 होने तो चाहिए, तभी वो दे पाएगा, राइट? तो वैलिडेट करना मतलब बेसिकली चेक करना कि क्या सही में ओजस के पास 3550 है। अगर है तो फिर वो जो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट हो जाएगी, राइट? अब ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो मेथड्स क्या है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आपको इतना समझने की ज़रूरत है। तो अभी बेसिकली ओजस को अनुष्का को 3550 देने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ओजस ने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट का मैसेज बाकी सब नोड्स को सेंड किया। अब जब ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट का मैसेज इन सब नोड्स को मिला, ये सारे के सारे नोड्स उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के मैसेज को वैलिडेट करते हैं। मतलब बेसिकली ये चेक करते हैं कि क्या सच में ओजस के पास 3550 है देने के लिए। अब ओजस के पास मान लेते हैं, तो ऐसे केस में ये सारे के सारे नोड्स उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के मैसेज को अप्रूव करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि सारे के सारे नोड्स उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के मैसेज को अप्रूव तो करते हैं, बट एक ट्रांजैक्शन को होने के लिए क्या सारे के सारे नोड्स का उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव करना ज़रूरी है? एंड द आंसर इज नो। अगर अप्रोक्सीमेटली 50% से थोड़ा सा ज़्यादा नोड्स ने उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अब मान लेते हैं कि 50% से थोड़ा सा ज़्यादा नोड्स ने उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, ठीक है? मतलब 100% लोग अप्रूव कर देते हैं, बट 100% लोगों की ज़रूरत नहीं है। 50% से थोड़े से ज़्यादा नोड्स ने भी अगर अप्रूव कर दिया और बाकी के नोड्स ने लेट्स से नहीं अप्रूव किया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है? मान लेते हैं अभी इस केस में मे बी 52% नोड्स ने उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, ठीक है? तो अब हम अगले स्टेप में जाएंगे। बाय द वे जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिकली ये स्टेप्स है, ठीक है? ये बाद में पढ़ लेना तुम। तो अभी मान लेते हैं 50% से ज़्यादा लोगों ने अप्रूव कर लिया, ओके? अब जब उस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को 50% से ज़्यादा लोग अप्रूव कर देते हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन बाकी के ट्रांजैक्शंस के साथ ऐड होती है। बाकी के भी जो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं ना, तो वो ट्रांजैक्शन बाकी के ट्रांजैक्शंस के साथ ऐड होती है और ये मिला के एक ब्लॉक बनता है, और ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक चेन के अंदर ऐड होता है, ठीक है? और जब ऐसा होता है तब ये जो ट्रांजैक्शन है, जिस ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब बेसिकली जो अमाउंट ट्रांसफ़र होनी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड दिस इज हाउ बेसिक वे में द ब्लॉकचेन वर्क्स, ठीक है? अब अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए इस सब्जेक्ट के बनाए हैं वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।